वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे बायोलॉजी का, विच इज अबाउट कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। हम उन कुरान पाक की आयत के बारे में देखेंगे, उन चंद के बारे में जो कि क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में। वैसे तो बहुत ज्यादा आयत है जिनके अंदर अल्लाह ताला ने लाइफ के बारे में जिक्र किया हुआ है, ह्यूमन लाइफ के बारे में एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लाइफ। बट हम जो है उनमें से कुछ देखेंगे। जैसे वर्स 1 है, वजअलना मिनल माइ कुल्ली शैइन हय्य, यानी वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। ये सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 30 है। इससे हमें ये चीज पता चलती है कि अल्लाह ताला ने हर जिंदा चीज को किससे पैदा किया? पानी से। यानी पानी जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। दिस कुरान में ayat mentions in multiple verses that all living things were created from water, यानी तमाम जिंदा चीजों को कहाँ से पैदा किया गया? पानी से पैदा किया गया। वाटर इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की एक खास नेमत है पानी, जिसका यूज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पैदा होने के अंदर भी है। एवरेज वाटर कंटेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रेंजेस बिटवीन 60% एंड 90%। अब देखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया गया, तो इस आयत से ये भी पता चल रहा है कि जो पानी है वो मेन पार्ट है। और साइंस के थ्रू ये पता चला कि 60 to 90% एनिमल का जो पार्ट है, मतलब अगर उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कोई भी इसके देखें कि वाटर कितना है और हमारे पास जो है वो उसका मैस दूसरा कितना है, तो हमें पता चलता है कि 60 to 80% 90% डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पार्ट है वो वाटर का। यानी हमारे पास वाटर जो है वो मेजर पार्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये वाली जो वर्ड्स है वो किसके बारे में हमें हिंट प्रोवाइड करती है कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पानी के अंदर, उनका ओरिजिन क्या है? सेम है। क्योंकि सारे तो पानी, मेन जो चीज जिससे मिलके बने हैं वो सब में कॉमन है, तो इट मीन्स कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वाटर हैव सेम कॉमन ओरिजिन। वर्स 2 है हमारे पास, खलकल इंसान मिन सलसालिल कल फख्वार, यानी ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक पोटर, यानी इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया गया। अब इस वर्स के अंदर भी इंसान की लाइफ से रिलेटेड जब बात हो रही है, तो ये भी हमारे पास ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमें हिंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ये हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड इवेंट्स इन द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी इंसान की तख्लीक के अंदर कौन कौन से इवेंट्स मतलब हुए, उन सबको समझने के अंदर, यानी मिट्टी का जो रोल है इंसान की तख्लीक के अंदर, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा इस वर्स को पढ़ने के बाद इंसान के जहन में ये चीज आती है कि उसे और मजीद सोचना चाहिए या रिसर्च करनी चाहिए कि इंसान मतलब इंसान को पैदा किस तरह किया गया, इंसान के जो बॉडी है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो किस तरह उसकी जो वैरायटी है प्रोड्यूस हुई। तो इंसान की तख्लीक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में सोचने की तरफ ये जो आयत है वो उभारती है। अल्लाह हिंट्स एट द डेवलपमेंट मेथड ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी अल्लाह ताला क्या करते हैं कि हिंट प्रोवाइड करते हैं कि इंसान को पैदा कैसे किया, इंसान डेवलप कैसे हुआ, यानी एक एम्ब्रियो से इंसान के फुल ऑर्गेनिज्म का बनना, या इसी तरह हमारे पास जब वो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सारी जो डेवलपमेंट मेथड्स है उनके बारे में अल्लाह ताला हिंट प्रोवाइड करते हैं। वर्स 3 है, जिसकी अगर हम ट्रांसलेशन करें, देन फैशन वी आर द ड्रॉप ऑफ अ क्लॉथ, देन फैशन वी द क्लॉथ आर लिटिल लम्प, देन फैशन वी आर द लिटिल लम्प बोन्स, देन क्लोथ द बोन्स विद फ्लैश। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हमने क्या किया, खून का एक लोथड़ा लिया, ठीक है, और उसको गोश्त के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसके गोश्त का टुकड़ा बना दिया। देन उस गोश्त के टुकड़े से हमने कुछ को जो है वो हड्डियों में बदल दिया, और उस हड्डियों के ऊपर हमने गोश्त चढ़ा दिया। इस सूरत अल मोमिनून के अंदर जो है वो वर्स नंबर 14 के अंदर अल्लाह ताला जो है वो पूरी वो प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कि किस तरह एक क्लोट से, यानी एक खून के लोथड़े, जमे हुए खून से मुकम्मल जो है एक हड्डी के ऊपर जो गोश्त है उसको कैसे चढ़ाया गया। सबसे पहले एक क्लोट बना, क्लोट से क्या किया गया कि उसके बाद उसको एक गोश्त के टुकड़े में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया, यानी हमारे पास जो ओरिजिन है वो ब्लड, मतलब ब्लड से ब्लड क्लोट बना, देन उससे लम्प्स बने, लम्प से जो है बोन्स बनी, और कुछ जो बोन्स हैं उनके ऊपर जो है वो क्या कर दिया गया, फ्लैश चढ़ा दिया गया। तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने ओरिजिन के बारे में बात किया और मॉडिफिकेशन के बारे में बात किया। ओरिजिन इससे कैसे शो हो रहा है, क्योंकि तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर यही चीज जो है फॉलो हुई हुई है। इट मीन्स कि सारे ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन, उनकी जो इब्तदा है वो सेम है। वर्स 4 का तर्जमा अगर हम देखें, ऑल हैड
अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, यानी अल्लाह ताला ने हर जो चीज़ है, इंसान है, जानवर है, वो पानी से पैदा किया, यानी जो हमारे पास पानी है इट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। इसी तरह जो वर्स 1 हमने देखी थी उसके अंदर भी यही चीज़ थी कि पानी से हर जिंदा चीज़ को पैदा किया गया। इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि हर जानवर को पानी से पैदा किया। कुछ जो है वो अपने पेट के बल चलते हैं, दे क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, ठीक है, जैसे आप सांप वगैरह देख रहे होते हो, वो क्या करते हैं, अपने पेट के बल चल रहे होते हैं। और कुछ जो है वो अपने 2 लेग्स के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस को देख ले। उसके अलावा जो है कुछ अदर ऑर्गेनिज्म जो 2 पाँव पे चलते हैं, इसके अंदर परिंदे वगैरह भी आ जाते हैं। और कुछ जो है वो क्या करते हैं, 4 लेग्स के ऊपर जो है वो चलते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास जैसे चौपाए हैं सारे, भेड़ें होगी, भैंसें होगी, बकरियां होंगी, ये सारे क्या करते हैं, फिर 4 टांगों के ऊपर मूव करते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्लासिफिकेशन के बारे में भी एक किस्म का बता दिया कि कुछ अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ 2 टांगा पे चलते हैं, और कुछ जो लेग्स हैं उनके ऊपर वॉक करते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, अल्लाह ताला वो पैदा करता है जो वो उसे पसंद है, जो वो चाहता है। एंड श्योरली यकीनन अल्लाह इज मोस्ट कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पे कादिर है, यानी वो कादिर कुल है। अब इसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन की। सबसे पहले तो ये किया कि जो ओरिजिन है इंसान की वो वाटर से हुई। देन अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह इंसान जो है वो उनके अंदर लिम्स में एवोल्यूशन आई, और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। और इसमें वो जो क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। क्रीपिंग ओवर देयर बेलीज, वॉकिंग ऑन 2 लेग्स एंड वॉकिंग ऑन 4 लेग्स, 3 कैटेगरीज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस एज अ कोलेबोरेटिव फील्ड, यानी हमारे पास साइंस किस तरह एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड से आए हुए रिसर्चर्स या लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कोलेबोरेशन करते हैं। कोलेबोरेशन मीन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से मिलके काम करते हैं ताकि सबको फायदा हो, ठीक है, म्यूचुअल फायदा हो। अब साइंस एक ऐसा कोलेबरेटिव फील्ड है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिसिप्लिन से आए हुए जो रिसर्चर्स हैं वो इकट्ठे काम करते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है जो कि वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। अब वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करनी है, वाटर क्लीनिंग करनी है, ठीक है। अब वाटर के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है, तो इस टॉक्सिक मटेरियल को फाइंड आउट करने के लिए एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स है उसके लिए एक बायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास इस वाटर को साफ करने के तरीके के लिए भी आपके पास डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट की हेल्प करना पड़ेगी, यानी डिफरेंट टाइप के रिसर्चर्स मिलकर काम करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा क्विकर जो है वो आपको फैसला हो सकेगा कि किस तरह हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। ये कहलाते हैं हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी वर्क। और इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टैकल करते हैं प्रॉब्लम्स को, यानी सोल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को किस तरह मोर एफिशिएंटली, ज्यादा अच्छे तरीके से, बाय लेवरेजिंग दी स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज ऑफ ईच डिसिप्लिन, यानी हर डिसिप्लिन के एक्सपर्टीज होते हैं, जो माहर होते हैं वो आते हैं, वो अपनी जो है वो स्ट्रेंथ को यूज करते हुए ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं और प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन, एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जल्दी से और सस्टेनेबल, कम हमारे पास जो वसाइल है उनको यूज करते हुए और रीन्यूएबल जो है वो सोल्यूशंस आपके पास निकल आते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट वन इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो जिसका काम क्या था कि उसने ह्यूमंस के अंदर जितना भी जीनोम है, यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसकी सीक्वेंसिंग तैयार की थी और इसकी मैपिंग तैयार की थी। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में। और इसके अंदर कौन कौन से रिसर्चर्स इन्वॉल्व थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है जैसे डीएनए वगैरह की स्टडीज है वो भी इसके अंदर आ जाती हैं, अदर मॉलिक्यूल्स की स्टडी भी इसी में आ जाती है। जेनेटिक्स जो है उसके अंदर वो जो रिसर्चर्स हैं जेनेटिक्स के, उसके अंदर वो जीन से रिलेटेड उनका मेन काम होता है। लेकिन ये काम इनकम्प्लीट था विदाउट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था, आपने अगर पहला लेक्चर सुना हो तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि मोलिकुलर डॉकिंग होती है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो कि आप देखते हो कि कोई भी ड्रग जो है वो किस तरह बॉडी में जाके एक्ट करेगी, आप उसको कंप्यूटर के ऊपर विजुलाइज कर रहे होते हो, ठीक है। अब ये जो चीज है कंप्यूटर के ऊपर विजुअलाइजेशन, आप पहले प्रोवाइड मतलब आपने ये चीज जो है वो ड्रग बनाने से पहले बस आपने उसका प्रोजेक्ट तैयार करके उसको स्टडी करना होती है, तो उसके अंदर भी कंप्यूटर का रोल होता है। इसी तरह जीनोम की सीक्वेंसिंग के अंदर मतलब आपने पहले लाइसिन आएगा, ये जीनोम के अंदर जो कि उसके जैसे हम अमाइनो एसिड्स के अंदर देख रहे होते हैं, ग्लाइसिन पहले आएगा या लाइसिन पहले आएगा, इसी तरह जीनोम्स के अंदर उनकी सीक्वेंस किस तरह आएगा
उस सारे की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है इंफॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के फील्ड्स के अंदर। सेकेंड वन इज क्लाइमेट चेंज रिसर्च, जिसके अंदर क्या चीज स्टडी की जाती है कि हमारे पास आबो हवा या मौसम जो है वो किस तरह चेंज हो रहा है और डिफरेंट फैक्टर्स क्या है कि एकदम से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। इसके लिए किन किन की कोलेबोरेशन की जरूरत होती है? एटमॉस्फेरिक साइंस, जो कि एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे होते हैं कि हमारे जितना भी हमारा आबोहवा है उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, पोल्यूशन वगैरह की स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या किया जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दरमियान रिलेशनशिप देखा जाता है, ठीक है। तो इनकी भी जरूरत होती है, इनके रिसर्चर की भी जरूरत होती है। इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे पास माशियत के साथ डील कर रहे होते हैं, हमारे पास जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी को भी डील कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, जो सोशल वर्क वगैरह करते हैं, इन सब जो रिसर्चर्स है उनकी जरूरत होती है। मेडिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है? मेडिकल रिसर्चर जो है वो, जैसे कि आप कैंसर के ऊपर रिसर्च करें, अब जस्ट हमारे पास जो कैंसर स्पेशलिस्ट है जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाता है, उसकी सिर्फ जरूरत नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उसे बायोलॉजिस्ट, जो कि लाइफ के ऊपर किस तरह उसका इफेक्ट है, बायोकेमिस्ट, जो कि केमिस्ट्री बताएगा कि किस तरह हमारे पास जो कैंसर है वो अदर सिस्टम्स ऑफ बॉडी, अदर केमिस्ट्री ऑफ बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, उसकी भी जरूरत होगी। जेनेटिक्स की भी जरूरत है, जो कि जेनेटिक स्पेशलिस्ट होगा कि हमारे पास जीन्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कैंसर की वजह से, ये कैंसर जीन के अंदर क्या चेंजिंग होती है कि जिनकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है। उसके अलावा फार्माकोलॉजिस्ट, यानी हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स से डील करने वाले, ये मैंने आपको पहले बताया था, फार्माकोकाइनेटिक डिटेल के साथ आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर एंटर हो तो वो अब्जॉर्प्शन होती है, देन हमारे पास वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी हमारे पास वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास जा रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेटाबोलाइज होती है, यानी हमारे पास हजम, जैसे मेटाबोलाइज मतलब सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है ड्रग, और लास्ट पे वो एक्सक्रीट हो जाती है, यानी बॉडी से इमिट आउट हो जाती है। अब ये जो ADME है, ये हमारे पास सारा जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। और फार्माकोकाइनेटिक्स कौन स्टडी करता है? फार्माकोलॉजिस्ट, यानी मेडिसिन से रिलेटेड जो चीजें हैं कैंसर की, वो हमारे पास किसके थ्रू पता चलेंगी? फार्माकोलॉजिस्ट से। और स्टेटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई की जाएगी जब आप डिफरेंट पर्सन के ऊपर जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स यूज कर रहे हो, ठीक है, ड्रग्स मीन मेडिसिन यूज कर रहे हो, और देन हम देख रहे हैं कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है और किस रेशो में ज्यादा लोगों में ये बेहतरी आ रही है, किस में कम आ रही है, तो उसके हिसाब से हमने डेटा इकट्ठा डील करना होता है। तो उसके लिए आपको स्टेटिस्टिशियंस की जरूरत होती है। फोर्थ वन इज रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हाईली इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, इससे बहुत ज्यादा फील्ड के लोग होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी। अब रोबोटिक्स के अंदर जैसे रोबोट्स वगैरह होते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक सारा सिस्टम होता है, इसकी आउटकम्स क्या होते हैं कि रोबोटिक सिस्टम, ऑटोनोमस व्हीकल्स, यानी ऐसी व्हीकल जो खुद ब खुद चलती है, मशीन लर्निंग, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है वो सारी मशीन, जैसे आप चैट जीपीटी वगैरह, ये भी हमारे पास AI टूल्स ही है, ठीक है। इसके अंदर भी सिर्फ एक इंजीनियरिंग का बंदा या सिर्फ कंप्यूटर साइंस का बंदा अकेला काम नहीं कर रहा होता, डिफरेंट जो है रिपोर्ट्स को बनाने के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग की जरूरत होती है। उसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये जो है वो भी आउटकम हो सकती है रोबोटिक्स की। फिफ्थ वन इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं वो नासा बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जो खला के अंदर काम करती है। उसके अलावा ISS, ये जो है वो, इसके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? एस्ट्रोफिजिक्स के, यानी हमारे पास जो खला से रिलेटेड जितनी भी फिजिक्स है उसको डील कर रहे होते हैं। प्लेनेटरी साइंस, जो प्लेनेट्स के बारे में जिनके पास सारा इलम होता है वो। इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, यानी हमारे पास लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं, और इंजीनियरिंग सारे उसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाना, ये चीज उसमें आ जाती है। मेडिसिन, जो खला के अंदर मेडिसिन वगैरह यूज की जाती है, और खला के अंदर जो जितने भी वो वहां पे ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है, उसके लिए तो मेडिकल केयर भी जरूरत होती है। तो हर जो चीज है उसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या रखे हुए हैं? साइंटिस्ट, और वो आपस में कोलेबोरेट करके एक क्या बनाते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसकी कोलेबोरेशन से क्या होता है कि आप कोसमोस, यानी हमारे पास जो खला है उसके रिलेटेड जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।